ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द लास्ट टॉपिक ऑफ माइक्रो व्हिच इज लेबर मार्केट। सही है। अच्छा, लेबर मार्केट क्या होती है, जरा गौर से सुनना। लेबर मार्केट आती कैसे है, आपको पहले तो ये भी पता होना चाहिए। देखो, लेबर मार्केट इज अ फैक्टर मार्केट, सबसे पहली बेसिक चीज। लेबर मार्केट क्या होती है? लेबर मार्केट इज अ फैक्टर मार्केट। सही है। इट इज अ मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ इट इज अ मार्केट फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे ये तो लेबर मार्केट है, और भी हर हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट होती है। सही है, मैं आपको बता रहा हूँ ये मार्केट आती कैसे है। देखो, हमारे पास सबसे पहले होते हैं हाउस होल्ड्स। बिल्कुल बल्कि छोटा करके बताया था। सबसे पहले ना आपके होते हैं हाउस होल्ड्स। सही है, हाउस होल्ड सेक्टर। और एक सेक्टर आपका होता है बिजनेस सेक्टर। तो ये दो सेक्टर्स हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक बिजनेस सेक्टर है। सही है, ये दो सेक्टर्स आपको पहली बात पता होने चाहिए। अच्छा, फिर क्या होता है? अब हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर का ना दो जगह पे इंटरेक्शन होता है। देयर आर टू मार्केट्स वेयर दे बोथ इंटरेक्ट। सही है। कौन सी दो मार्केट्स में जहां पर ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं? एक मार्केट होती है गुड्स मार्केट, और एक मार्केट होती है फैक्टर मार्केट। सही है। ये दो मार्केट्स हैं जहां पर इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। सही है। देयर आर टू मार्केट्स जहां पर ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक गुड्स मार्केट में इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक फैक्टर मार्केट में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? भाई, होता ही है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है ना, वो उसके पास होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब क्या है? हम लोग, जैसे अगर मैं एक टीचर हूं तो मैं किसी स्कूल या कॉलेज में जाके काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ? मैं फैक्टर मार्केट में जा रहा हूँ और मैं फैक्टर मार्केट में जाके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका मतलब द हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मेरे पास एक लैंड है और उस लैंड को मैंने रेंट पे देना है, तो मैं फैक्टर मार्केट में जाऊंगा। कौन सी मार्केट में? रियल स्टेट की मार्केट में जाऊंगा। सही है। लैंड की मार्केट क्या होती है? रियल स्टेट। मेरे पास अगर कोई कैपिटल है या मेरे पास कोई ऑन्टरप्रेन्योरशिप स्किल है, तो वो स्किल भी जाके मैं फैक्टर मार्केट में दूंगा। सही है। तो कहने का मकसद है कि हाउस होल्ड सेक्टर के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और वो फैक्टर मार्केट में उनको सप्लाई करते हैं। सही है। बिजनेस सेक्टर क्या करता है? बिजनेस सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। तो बिजनेस सेक्टर फैक्टर मार्केट में आएगा और फैक्टर मार्केट में आके ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीदेगा। सही है। फैक्टर मार्केट में आके इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीदेगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जब खरीदेगा तो लेबर के बदले में वो वेजेस देगा, लैंड के बदले में वो रेंट देगा, कैपिटल के बदले में वो इंटरेस्ट देगा, और ऑन्टरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बदले में वो प्रॉफिट देगा। तो ये आपके पेमेंट्स हो गई। अब हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर मार्केट में बिजनेस सेक्टर को बेच दिए, बिजनेस सेक्टर ने पेमेंट्स दे दी। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? जब मैं आप लोगों से पैसे कमाता हूँ, या मेरे पास अगर कोई लैंड है मैंने रेंट पे दिया है, मैं उसके पैसे कमाता हूँ, तो वो पैसे मैं खर्च भी करता हूँ। तो जब वो पैसे मैं खर्च करूंगा तो मैं गुड्स मार्केट में जाके खर्च करूंगा। गुड्स मार्केट में जाके मैं पैसे खर्च करूंगा तो मैं इन्हीं पैसों को एज अ पेमेंट गुड्स मार्केट में दूंगा, और गुड्स मार्केट में जाके बिजनेस सेक्टर से माल खरीदूंगा। क्योंकि बिजनेस सेक्टर अगर मुझसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खरीद रहा है, मुझसे सर्विसेज बाय कर रहा है, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस भी कर रहा है। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज बेचने गुड्स मार्केट में आएगा। तो हमने गुड्स मार्केट पूरी पढ़ ली है। हमने गुड्स मार्केट पूरी पढ़ ली है। हम एएस लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं गुड्स मार्केट। डिमांड, सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फिर मार्केट इक्विलिब्रियम, डिस इक्विलिब्रियम, पूरा प्राइस मैकेनिज्म पढ़ा। फिर जब ए टू लेवल में आए तो हमें पता चला कि भाई मार्केट तो बहुत तरह की होती है। परफेक्ट, परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट भी होती है, इम्परफेक्ट मार्केट भी होती है। इम्परफेक्ट मार्केट में मोनोपोली भी होता है, ओलिगोपोली भी होता है, मोनोपोलिस्टिक भी होता है। तो इतनी सारी मार्केट्स होती हैं, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो हम मार्केट पढ़ रहे हैं ना, वो फैक्टर मार्केट है। और फैक्टर मार्केट में भी जो सिर्फ हम मार्केट पढ़ रहे हैं ना, वो लेबर मार्केट है। तो व्हाट इज अ लेबर मार्केट? लेबर मार्केट क्या होती है? लेबर मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है, इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट वेयर एफर्ट्स वेयर एफर्ट्स ऑफ लेबर वेयर एफर्ट्स ऑफ लेबर आर बॉट एंड सोल्ड। अब यहां से आपके सारे बेसिक्स निकलते हैं। अभी मैं जो आपको चीज पढ़ाऊंगा ना, वो सारी ओ लेवल वाली है। सही है। अब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ए टू लेवल की है। ये सारी चीज अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो सब ओ लेवल है। ठीक है, अब जरा गौर से सुनना क्या क्या कवर करना है यहाँ पे। सबसे पहली बेसिक चीज,
सबसे पहले जब हम लेबर मार्केट पढ़ते हैं ना, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लेबर की डिमांड कौन करता है। सबसे पहली चीज कि लेबर मार्केट में, अच्छा एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, लेबर मार्केट में दो पार्टीज होती हैं, सही है। और जब हम, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूँ, जब हम लेबर मार्केट की बात करते हैं ना, तो लेबर मार्केट में दो पार्टीज होती हैं, सही है। तो हमने देख लिया कि लेबर मार्केट आती कहाँ से है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर डिमांड भी होती है और जहां पर सप्लाई भी होती है। पर इस बार हम बात कर रहे हैं लेबर की, तो डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है। तो दोनों की सप्लाई और डिमांड लेबर की देखी जा रही है। और जब हम सिर्फ लेबर की बात करते हैं तो आपको एक और चीज यहाँ पता होनी चाहिए कि लेबर मार्केट में दो पार्टीज होती हैं। कौन सी दो पार्टीज होती हैं? एक होता है वो इंडिविजुअल जो लेबर को हायर करता है, जो लेबर को खरीदता है, वो कौन होता है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है? बिजनेस, सही है। और एक होता है वर्कर खुद, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय, या दूसरे लफ्जों में हम उसको क्या बोल सकते हैं? वर्कर। अब आपको सबसे पहले यहां पर ये पता होना चाहिए कि डिमांड फॉर लेबर कौन करता है। ऐसा कौन सा इंडिविजुअल है जो डिमांड फॉर लेबर करता है? तो डिमांड फॉर लेबर करने वाला इंडिविजुअल जो है वो हमेशा कौन होता है? एम्प्लॉयर होता है। तो डिमांड फॉर लेबर हमेशा कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। और आपको ये भी बताया कि लेबर की पेमेंट होती है वेजेस। तो अगर किसी भी ऑक्यूपेशन में वेजेस बढ़ जाती हैं तो लेबर महंगा पड़ता है। तो जब लेबर महंगा पड़ता है, लेबर मार्केट पढ़ रहे हैं बेटा, तो जब लेबर महंगा पड़ता है तो आप जो है ना बेसिकली स्विच करके मशीन की तरफ चले जाते हो। आप स्विच करके कहां पर चले जाते हो? मशीन की तरफ। तो जब वेजेस बढ़ेंगी तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम हो जाती है। और जब वेजेस कम होंगी तो लेबर आपको सस्ता पड़ेगा, तो इसकी वजह से आप लेबर की डिमांड को बढ़ा दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेजेस एंड द डिमांड ऑफ लेबर। तो आपकी जो डिमांड फॉर लेबर की लाइन होती है ना, वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है। आपकी जो डिमांड फॉर लेबर की लाइन होती है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है। तो आप क्या करते हो? एक बेसिक सा ग्राफ बनाते हो जिसमें आप वाई एक्सिस पे लिखोगे वेजेस और एक्स एक्सिस पे लिखोगे क्वांटिटी ऑफ लेबर, एंड दिस इज योर ओरिजिन। आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनानी है, दिस इज योर डिमांड फॉर लेबर। आपने उसको शो करा कि भाई करंटली वेज ये चल रही है और क्वांटिटी ये है, तो दिस इज वेज, दिस इज क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड दिस इज पॉइंट ए। अगर वेजेस बढ़ जाएंगी तो पहले के मुकाबले में लेबर महंगा पड़ेगा, तो अ राइज इन वेजेस विल रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ लेबर। तो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ जाओगे, एंड अ फॉल इन वेजेस विल एक्सटेंड द क्वांटिटी ऑफ लेबर। पर ये जो हमने वेज वाला फैक्टर पढ़ा है, वेज वाला फैक्टर जो है वो मूवमेंट क्रिएट करता है डिमांड फॉर लेबर के ऊपर। कुछ ऐसे भी नॉन वेज फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी नॉन वेज फैक्टर्स होते हैं जो आपकी डिमांड फॉर लेबर को क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चीज अभी जो यहां पर हम कवर कर रहे हैं ना, वो ये कवर कर रहे हैं कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर लेबर। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो आपकी डिमांड ऑफ लेबर को, चाहिए, जो आपकी डिमांड फॉर लेबर को शिफ्ट करते हैं। ये नॉन वेज फैक्टर्स होते हैं, नॉन वेज फैक्टर्स, ठीक है। अब नॉन वेज फैक्टर्स में क्या क्या आता है जरा गौर से सुनना, बेसिक है। सबसे पहला नॉन वेज फैक्टर आपका कौन सा होता है? सबसे पहला होता है द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, सही है। सबसे पहला नॉन वेज फैक्टर कौन सा होगा? द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। एक बेसिक चीज आपको बिल्कुल बचपन से आनी चाहिए, और वो क्या है कि लेबर की डिमांड इज अ डिराइव्ड डिमांड, ठीक है। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, लेबर की डिमांड इज अ डिराइव्ड डिमांड, सही है। अगर प्रोडक्ट की डिमांड होगी, अगर प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो ही लेबर की डिमांड होगी। अगर प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो ही लेबर की डिमांड होगी। जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर ने डिमांड बढ़ा दी किसकी? इंटरनेशनल ट्रेवल की, सही। तो इंटरनेशनल ट्रेवल की डिमांड बढ़ गई। जब इंटरनेशनल ट्रेवल की डिमांड बढ़ेगी ना, तो इससे नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ेंगी। जब नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ेंगी तो यू विल नीड मोर पायलट्स। तो देखो पायलट्स की डिमांड बढ़ गई। इसका मतलब जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी तो लेबर की भी डिमांड बढ़ गई। तो ये वो फैक्टर है जो डिमांड फॉर लेबर को शिफ्ट करेगा। समझ आया फैक्टर? फिर दूसरा फैक्टर आपका होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। भाई लेबर कैसा काम कर रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। लेबर कैसा काम कर रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। भाई अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, सही है, मिसाल के तौर पे अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो जाहिर है डिमांड फॉर लेबर भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, लेबर अच्छा काम कर रहा है, आप मशीन से हट जाओगे, मशीन से हट के लेबर पे आ जाओगे, सही है। अच्छा ये उस पर भी डिपेंड करता है, प्राइस एंड प्रोडक्टिविटी
प्राइस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। मशीन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई मशीन की प्रोडक्टिविटी क्या है और मशीन की प्राइस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मशीन की प्राइस बढ़ जाती है, अगर मशीन की प्राइस बढ़ जाती है ना तो क्या डिमांड की डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी। अगर मशीन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, अगर मशीन अच्छा काम नहीं करती, तो इससे भी डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी। तो काफी फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड फॉर लेबर को अफेक्ट करते हैं। चाहिए तो लेबर, लेबर की डेफिनेशन, अबे भाई क्या पूछ रहा है ये। लेबर की डेफिनेशन एएस लेवल में पढ़ते हैं ना। क्या होता है लेबर? ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स, द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ये होता है लेबर। ठीक है, बिल्कुल तुमने शौक दे दिया है सवाल पूछ के मुझे। अच्छा फिर, अच्छा फिर चौथ फैक्टर बुला दिया मेरे। अच्छा चौथे नंबर पे क्या फैक्टर होगा, और क्या फैक्टर लिख सकते हैं? हाँ, नॉन वेज एम्प्लॉयमेंट कॉज, यस। अच्छा नॉन वेज एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट भी एक फैक्टर होता है, सही है। नॉन वेज एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, नॉन वेज एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट का मतलब है वेज के अलावा जो आपको वर्कर्स को बेनिफिट्स देने होते हैं, सही है। वेज के अलावा जो आपको कोई मसला नहीं, पूछ लिया करो सवाल। अच्छा वेज के अलावा जो आपको पेमेंट्स देनी पड़ती है ना, जैसे इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, जैसे गाड़ी देनी होती है, या फॉर एग्जाम्पल कोई हेल्थ केयर देना होता है, या इंश्योरेंस कार्ड देना होता है, तो ये सारी चीजें आपकी नॉन वेज एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है। अगर आपकी नॉन वेज एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट बढ़ जाएंगी ना, तो डिमांड फॉर लेबर आप कम कर दोगे, क्योंकि आपको वर्कर महंगा पड़ेगा। तो हमेशा वेज ही नहीं है जिससे ये होता है, और भी काफी फैक्टर्स होते हैं जो आपकी डिमांड फॉर लेबर को अफेक्ट करते हैं। अच्छा और भी बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं, पर मैं यहीं तक फैक्टर्स रख रहा हूँ, उससे ज्यादा रख नहीं रहा। डायग्राम बहुत सिंपल है, डायग्राम बहुत सिंपल है। आप सिंपली क्या करोगे, वाई एक्सिस पे लिखोगे वेज, एक्स एक्सिस पे लिखोगे क्वांटिटी ऑफ लेबर, दिस इज ऑरिजिन। डिमांड फॉर लेबर अभी करंटली ये रही, अगर डिमांड फॉर लेबर बढ़ती है तो दिस विल शिफ्ट टू द राइट, सही है। और अगर डिमांड फॉर लेबर कम होती है तो दिस विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, सही। तो ये बेसिक ग्राफ है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मसला, मतलब जब राइट पे शिफ्ट हो रहा है तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ रही है, लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है तो डिमांड फॉर लेबर कम हो रही है। तो ये नॉन वेज फैक्टर्स होते हैं विच शिफ्ट्स द डिमांड आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट। अगर ये भी फैक्टर हो सकता है, सही है। अच्छा नेक्स्ट चीज अब यहाँ पर क्या आती है, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर आती है ना वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर। अब इलास्टिसिटी भी आती है यहाँ पर, ठीक है। इलास्टिसिटी का यहाँ पर मतलब क्या है, देखो इलास्टिसिटी का बेसिक मतलब तो हमें एएस लेवल से पता ही है। इलास्टिसिटी बेसिकली ना रिस्पॉन्सिवनेस मेजर करती है। क्या मेजर करती है? रिस्पॉन्सिव, जो हमने मार्केट स्ट्रक्चर में भी देखा था। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर में ना आपको बेसिकली ये पता चलता है कि वेज के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर पे कितना अफेक्ट आ रहा है। देखो क्या अफेक्ट आ रहा है ये हमें पता है, वेज बढ़ेगी डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी। कितना अफेक्ट आएगा ये हमें कैसे पता चलेगा इलास्टिसिटी में? जैसे दो केसेस हो सकते हैं। इफ द डिमांड फॉर लेबर इज इलास्टिक, तो ये जैसे अगर इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर है तो इसका मतलब वेज के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर बहुत ज्यादा से गिरेगी। और अगर इन इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर है, लेट्स से ये, अगर इन इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर है तो वेज के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर जो है वो बहुत कम से गिरेगी। अब इसके क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये चीज डिटरमिन करते हैं कि क्या बेसिकली इलास्टिसिटी होगी, तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर क्या है इसका, सबसे पहला फैक्टर होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है भाई? अगर मिसाल के तौर पे मैं लेट से कहता हूँ कि एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड इलास्टिक है, लेट से, सही है। लेट से मैं कहता हूँ एक प्रोडक्ट है, वो डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। अगर एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड इलास्टिक है, सही है, इलास्टिक डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। और अभी हमने ये चीज देख ली थी कि लेबर डिमांड जो है ना इज अ डिराइव्ड डिमांड, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट के साथ सिनेरियो होगा ना वही लेबर के साथ सिनेरियो होगा। तो लेबर डिमांड इज अ डिराइव्ड डिमांड। अगर प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो इसका मतलब क्या है, जरा गौर से सुनना।
मतलब ये है इसका कि इस प्रोडक्ट के मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस आप हल्की सी बढ़ाओगे ना तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा से गिर जाएगी। तो मिसाल के तौर पे ऐसे सिनेरियो में आपके पास वर्कर आया और वर्कर ने बोला सर हमारी वेजेस बढ़ा दो। तो जब आप उनकी वेजेस बढ़ाने का सोचोगे ना तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। जब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो वो कॉस्ट का बर्डन आप कंज्यूमर पे डालोगे इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस। जब आप कंज्यूमर पे इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस बर्डन डालोगे ना तो आपकी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा से गिर जाएगी। और इलास्टिक डिमांड में जब प्राइस बढ़ती है तो आपका रेवेन्यू कम हो जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में आपका रिएक्शन क्या होगा? ऐसे सिनेरियो में आपका रिएक्शन ये होगा कि आप ये बोलोगे कि नहीं यार, वेज के बढ़ाने से मेरा रेवेन्यू कम हो रहा है। तो आप क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर एकदम से कम कर दोगे। आपको लेबर ज्यादा तंग करना शुरू करेगा, मशीन पे स्विच हो जाओगे। इसका मतलब जब प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होती है तो आप वेज का बर्डन कंज्यूमर पे नहीं डाल सकते। अगर आप वेज का बर्डन कंज्यूमर पे नहीं डाल सकते तो फिर आप हल्की सी वेज के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर को बहुत ज्यादा से गिरा दोगे। आप बोलोगे नहीं भाई, हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा नुकसान हो जाएगा। पर अगर मैं इसी सिनेरियो को उल्टा कर दूं और मैं कहता हूं कि इस बार मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इज इनइलास्टिक, इस बार मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इज इनइलास्टिक। अब इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि ऐसे सिनेरियोज में अगर मेरे पास वर्कर आके बोलता है मेरी वेजेस को बढ़ाओ तो मेरी कॉस्ट बढ़ेगी। अब मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपना कॉस्ट का मेजोरिटी बर्डन कंज्यूमर पर डाल सकता हूं। अगर मैं अपनी कॉस्ट का मेजोरिटी बर्डन कंज्यूमर पर डाल सकता हूं और फिर भी मेरी क्वांटिटी कम से गिरेगी तो ऐसे सिनेरियो में तो मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक होती है तो आपके लेबर की डिमांड भी इनइलास्टिक होगी। आप वेज बढ़ा दोगे, नखरे नहीं करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिनेरियो में आपकी इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर होगी और इस सिनेरियो में आपकी इनइलास्टिक डिमांड फॉर लेबर होगी। सही है? तो इफ प्रोडक्ट्स डिमांड इज इलास्टिक then labor demand is elastic. If products demand is inelastic, then labor demand is inelastic because labor की demand is a derived demand. ये पहला फैक्टर है आपका। कोई मसला? अच्छा, दूसरा फैक्टर कौन सा है? जो आपका दूसरा फैक्टर यहां पर आता है, क्लियर है ना पहला फैक्टर? अच्छा, जो दूसरा फैक्टर यहां पर आपका आता है वो आता है लेबर कॉस्ट एज अ प्रपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट का क्या मतलब है? भाई दो सिनेरियो हो सकते हैं। सही है, दो सिनेरियो हो सकते हैं। भाई पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है कि लेबर कॉस्ट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट बहुत कम है। जैसे केस नंबर 1 क्या हो सकता है? केस नंबर 1 ये हो सकता है कि ये तुम्हारी टोटल कॉस्ट है एंड दिस इज योर लेबर कॉस्ट। नाउ इट इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ योर टोटल कॉस्ट। जब आपकी लेबर की कॉस्ट स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट होती है ना तो ऐसे सिनेरियोज में अगर आपके पास वर्कर आता है और कहता है सर हमारी वेज बढ़ा दो तो आप बढ़ा दोगे, इतने नखरे नहीं करोगे। तो ऐसे सिनेरियो में द डिमांड फॉर लेबर वुड बी इनइलास्टिक क्योंकि आप टेंशन नहीं है, आपको पता है इतनी बड़ी कॉस्ट तो है नहीं। पर अगर आपकी मेजोरिटी कॉस्ट लेबर की होती और तब वो आके पैसे बढ़वाता तो उस सिनेरियो में डिमांड क्या होती? इलास्टिक होती। जैसा केस नंबर 2 क्या होगा? केस नंबर 2 कुछ ऐसा है कि ये मेरी टोटल कॉस्ट है। ये मेरी टोटल कॉस्ट है और ये मेरी लेबर की कॉस्ट है। अब ये ज्यादा है ना, ये कम तो नहीं है, ये ज्यादा है, ये एक लार्ज परसेंटेज है। तो ऐसे सिनेरियोज में तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा क्योंकि इतना सारा लेबर है, सबकी वेज कैसे बढ़ाओगे? तो इस सिनेरियो में अगर वो वेज बढ़वाने आएंगे तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर को कम कर दोगे ज्यादा से। इस सिनेरियो में योर डिमांड फॉर लेबर वुड बी इलास्टिक। वेरी चीज, कोई मसला? सही है। सही है। फिर आपका एक और फैक्टर आता है नंबर 3, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट इनपुट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट इनपुट्स। इसका मतलब क्या है? जैसे मिसाल के तौर पे कैपिटल की अवेलेबिलिटी की बात कर लेता हूँ। अगर कैपिटल बहुत इजीली अवेलेबल है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ मशीन्स आर इजीली अवेलेबल, इफ मशीन्स आर इजीली अवेलेबल देन द डिमांड फॉर लेबर वुड बी इलास्टिक क्योंकि आपको पता है कि अगर ये वर्कर आके पैसे मांगेगा ना एकदम से मैं मशीन पे स्विच हो जाऊंगा। तो जितना ज्यादा आपके पास दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल होंगे ना उतना ज्यादा जो है वो आपकी लेबर की डिमांड इलास्टिक होगी। क्लियर है ये चीज? फिर आपका एक और जो फैक्टर यहाँ पर आता है नंबर 4, इट इज बेसिकली हाउ क्लोज substitutes
आर लेबर एंड कैपिटल। सही है। मतलब लेबर एंड कैपिटल कितने क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं ये भी डिपेंड करता है, वर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है, काम के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे नॉर्मली अगर हम देखें जो लेबर इंटेंसिव बिजनेस होते हैं ना, लेबर इंटेंसिव बिजनेस, उन बिजनेसेस के लिए मशीन का कोई फायदा नहीं है। तो लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस में ना हमेशा सप्लाई ऑफ डिमांड फॉर लेबर वुड बी इनइलास्टिक, ये हमेशा इनइलास्टिक होती है। और जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं ना, वहां पर हम मशीन पे डिपेंडेंट है। सही है। वहां पर हम मशीन पे डिपेंडेंट है, तो वहां पर अगर लेबर नखरे भी करता है ना तो आप उसको एकदम से भगा देते हो। तो ऐसे सिनेरियोज में द डिमांड फॉर लेबर वुड बी इलास्टिक, क्योंकि तुम लेबर पे डिपेंडेंट नहीं हो। तो अगर आपकी लेबर पे डिपेंडेंसी है एंड मशीन इज नॉट इजिली सब्स्टिट्यूटेबल, ऐसे सिनेरियोज में डिमांड फॉर लेबर वुड बी इनइलास्टिक। और अगर बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव और मशीन्स पे डिपेंडेंट है ना, तो ऐसे सिनेरियोज में हमें लेबर से फर्क नहीं पड़ता, तो लेबर की डिमांड वुड बी इलास्टिक। सही है। और भी बहुत फैक्टर हो सकते हैं। सही है। पर ये मेन फैक्टर्स हैं जो एमसीक्यूज में आते हैं, इससे अलावा मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा कोई। तो ग्राफ आप कैसे बनाओगे अगर आपको इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर बनाना है? तो कैसे बनाओगे? यहाँ पर सबसे पहले वेज लिखोगे, दिस इज क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड दिस इज ओरिजिन। यहाँ पर आपका डिमांड फॉर लेबर देखो एक इलास्टिक लाइन है, ठीक है, ये एक इलास्टिक लाइन है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर वेज है, दिस इज वेज, दिस इज क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड दिस इज पॉइंट है। हल्की सी वेज में अगर फॉल आएगा, देखो क्वांटिटी ऑफ लेबर कितनी ज्यादा से बढ़ रही है, दिस इज इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर। और इन इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर कैसे बनेगा? इन इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर ऐसा बनेगा, आप सबसे पहले वाई एक्सिस पे लिखोगे वेज, फिर यहाँ पर आप लिखोगे क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड दिस इज ओरिजिन। ये आपकी एक स्टीपर लाइन बनेगी। ये स्टीपर लाइन इस चीज को रिप्रेजेंट करिए, द डिमांड फॉर लेबर इज इनइलास्टिक। आपकी वेज जो है, दिस इज योर वेज, दिस इज योर क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड दिस इज पॉइंट ए। आपकी वेज जो है वो ज्यादा से बढ़ रही है और क्वांटिटी ऑफ लेबर कम से कर रही है, तो दिस इज वेज एंड दिस इज क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड दिस इज पॉइंट ए टू पॉइंट बी की मूवमेंट। ये चीज, कोई सवाल? सही है। इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर एक फ्लैटर लाइन है, वेज में छोटा चेंज क्वांटिटी में बड़ा चेंज। इन इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर एक स्टीपर लाइन है, वेज में बड़ा चेंज क्वांटिटी में छोटा चेंज। क्योंकि फैक्टर्स तो हमने ऊपर देख लिया ना, और मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था कि इन इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर में क्या होता है और इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर में क्या होता है। इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर में क्वांटिटी में बड़ा चेंज आता है, इन इलास्टिक में क्वांटिटी में छोटा चेंज आता है। तो इसको ग्राफिकली दिखाने के लिए इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर एक फ्लैटर लाइन बनती है और इन इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर एक स्टीपर लाइन बनती है। तो ये बड़ी बेसिक चीज है, ये कभी भी आंसर में लिखने के लिए नहीं आएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट जो हमारी पूरी डिबेट है ना, वो किसके ऊपर है? वो सप्लाई ऑफ लेबर के ऊपर है। सही है। अब सप्लाई ऑफ लेबर में भी बहुत पंचायत है। सप्लाई ऑफ लेबर में जो सबसे पहली पंचायत है ना, वो है इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ लेबर। कि भाई इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ लेबर क्या होती है, व्हाट इज एन इंडिविजुअल सप्लाई। अब देखो एक बात तो आपको पता होना चाहिए, सप्लाई ऑफ लेबर एम्प्लॉय खुद करता है, ठीक है, वर्कर अपनी सप्लाई खुद करता है। इस अजम्पशन पे अभी हम चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ लेबर। इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ लेबर ना एक बड़ी डिफरेंट चीज है, जो जिसमें दो इफेक्ट्स होते हैं। सही है। इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ लेबर एक बड़ी डिफरेंट चीज है। इसमें होता ही है कि बेसिकली दो चीजें कंपेयर होती हैं आपस में। देखो, आइदर यू वर्क और यू सिट एट होम। जब आप घर घर पे बैठोगे तो ये आपका लेजर है। सही है। आइदर यू वर्क और यू सिट एट होम। सही है। अब होता ही है कि वर्क एंड लेजर दो ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आप काम पे जाओगे या तो आप फारिग बैठोगे घर पे, ठीक है। तो एक चॉइस है जो आप लोगे, इट इज अ चॉइस, ये एक चॉइस है। एंड दिस चॉइस ऑलवेज लीड्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है। अब इसका मतलब क्या है? पहला जो बेसिक चीज यहां पर आपको पता होनी चाहिए ना, वो इनकम अफेक्ट है। इनकम अफेक्ट क्या होता है? इनकम अफेक्ट बेसिकली ये होता है कि जब आपकी वेजेस बढ़ती है ना, जब आपकी वेजेस बढ़ती हैं तो आप अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाते हो।
आप अपने वर्किंग आवर्स को क्या करते हो, बढ़ाते हो, until a certain income has reached, until a certain income has reached। जब एक certain income of amount, एक certain income की अमाउंट को जब आप हिट कर जाते हो ना, ये वो पॉइंट होता है जहां पर वेजेस बढ़ती हैं और आप अपने वर्किंग आवर्स को क्या कर देते हो, कम कर देते हो। तो इनकम अफेक्ट कैन बी पॉजिटिव, इनकम अफेक्ट कैन बी पॉजिटिव, इनकम अफेक्ट कैन बी नेगेटिव, इट डिपेंड्स कि आप कर क्या रहे हो, वेजेस के बढ़ने से वर्किंग आवर्स को बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो। तो इनकम अफेक्ट कैन बी पॉजिटिव एंड इनकम अफेक्ट कैन बी नेगेटिव, तो इट डिपेंड्स। पर जब मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करता हूं, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है वर्कर का? वर्कर का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होता है कि बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल एक वर्कर है जिसकी वेजेस बढ़ रही है, सही है, एक वर्कर है जिसकी वेजेस बढ़ रही है, एक वर्कर है जिसकी वेजेस बढ़ रही है, जब वेजेस बढ़ती है ना तो आपको एक इंसेंटिव टू वर्क मिलता है, सही है। जितनी ज्यादा तुम्हारी वेजेस बढ़ते जाएंगी ना उतनी तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर बढ़ता जाएगा, ये बेसिक रूल है। इसका मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बोला ना वर्क एंड लेजर में एक चॉइस है, तो वर्क आप क्यों करते हो, वाई डू यू वर्क फॉर वेजेस। अगर आप ज्यादा काम करोगे, ज्यादा पैसा कमाओगे, तो लेजर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ते जाएगी। ये कोई नॉर्मल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती ही जाएगी, ये जो फॉरगो तुम कर रहे हो ना उसकी अमाउंट बढ़ते ही जाएगी। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि जितना ज्यादा तुम काम करते जाओगे उतना ज्यादा तुम लेजर को फॉरगो करोगे, सही है। पर मसला ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लेजर की तरफ जाता हूं, मैं कहता हूं कि नहीं यार मुझे जो है ना अब आराम करना है, तो ये आराम जो है ना वो मुझे कभी कभार भारी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने लेजर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और मेरी वेजेस जो है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो गई, फिर मेरी वेजेस और बढ़ना स्टार्ट हुई, फिर मेरी वेजेस और बढ़ना स्टार्ट हुई, तो इस डिसीजन की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर? लेजर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वेजेस, जो मैं फॉरगो कर दूंगा अगर मैं काम नहीं करूंगा। अगर ये वेजेस मेरी बढ़ती जाएंगी ना तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा याद रखना जब पैसे बढ़ते जाएंगे ना तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर बढ़ती ही जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। आप जितना ज्यादा आराम की तरफ जाओगे उतना ज्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये डिसीजन एक इंडिविजुअल खुद लेता है। जैसे अगर मैं आपको ये ग्राफिकली शो करूँ ना आपको सब क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं वेजेस, सही है, और अगर मैं यहां पर लिखता हूं वर्क आवर्स वर्क, तो ये कोई नॉर्मल सप्लाई कर्व नहीं बनेगा। ये कोई नॉर्मल सप्लाई कर्व नहीं है। इस सप्लाई ऑफ लेबर को बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। दिस इज बैकवर्ड बेंडिंग। ये एक ऐसा कर्व होता है जो बैकवर्ड बेंडिंग बनता है। बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब क्या है? बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब है कि ये एक ऐसा कर्व है जो यू बनेगा। दिस इज अ बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई ऑफ लेबर एंड दिस इज इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ लेबर। हाउ इट इज एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ लेबर? देखो एक मिड इनकम होती है, दिस इज अ मिड मिड लेवल, ये एक मिड लेवल इनकम है। ये दो हिस्सों में अब डिवाइडेड है। अगर मैं अपनी वेजेस को, ये लो इनकम है, मैं सारी इनकम लिख देता हूं आपके लिए, और ये हाई इनकम है, सही है, सुनना जरा। दिस इज लो इनकम, दिस इज हाई इनकम एंड दिस इज मिडिल इनकम। अगर मैं लो वेजेस से बढ़ाना शुरू करूं अपनी वेज को, जब यहां से मेरी वेज बढ़ेंगी ना तो आप देखो मेरा आवर्स वर्क क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब जब तुम लो वेज से मिडिल वेज पे जाओगे, जब तुम लो वेज से मिडिल वेज पे जाओगे, जब तुम लो वेज से, इसको मैं ना तो लाइंस को एक्सटेंड कर देता हूं, जब तुम लो वेज से मिडिल वेज पे जाओगे तो क्या होगा? इनकम अफेक्ट विल बी पॉजिटिव। वाई इनकम अफेक्ट विल बी पॉजिटिव? बिकॉज वेजेस बढ़ रही है तो आर्स भी बढ़ रहे हैं। जब वेजेस बढ़ेंगी और आर्स भी बढ़ेंगी तो दिस शोज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, इनकम अफेक्ट। जब वेजेस बढ़ेंगी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग भी बढ़ेगी। तो जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? इससे भी आपकी जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पर नॉर्मली, नॉर्मली ये देखा गया है कि इस रेंज में आप बहुत कम वेज से ऊपर आ रहे होते हो। जब आप बहुत कम वेज से ऊपर आ रहे होते हो ना तो ऐसे सिनेरियोज में आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है ना वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आउटवेज द इनकम इफेक्ट इन दिस रीजन। आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो इस रीजन में आउटवे कर जाता है आपके इनकम इफेक्ट को।
क्लियर है ये चीज? Although income effect is positive, although substitution effect is positive, but substitution effect is stronger than the income effect क्योंकि आप बहुत कम बेस से ऊपर आ रहे हो, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्लियर है ये चीज? तो कहने का मकसद ये है कि आप वेजेस के बढ़ने से काम तो बढ़ा रहे हो, वेजेस के बढ़ने से आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बढ़ रही है, पर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो इनकम इफेक्ट से ज्यादा है। तो ऐसे सिनेरियोज में अगर आप घर पे बैठ गए ना तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, तो आपको काम करना चाहिए। पर एक सर्टेन वेज ऐसी आती है जो कि मिडिल वेज होती है, इसके बाद जब आपकी वेज बढ़ती है ना तो फिर आप सोचते हो, कहते हो यार मैं अपनी टारगेट इनकम पे तो अब आ गया हूँ, इसके ऊपर अगर मुझे पैसा मिलेगा ना तो मैं घंटे कम करूंगा, मैं इतना ज्यादा अब काम नहीं करूंगा, मैं इससे ज्यादा अब इतना काम नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आपका जो इनकम इफेक्ट है ना वो आउटवे करेगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। इसका मतलब क्या है, होगा ये कि जब एक सर्टेन अमाउंट आपकी पहुंच जाएगी और आपकी वेजेस जब बढ़ना स्टार्ट होंगी तो योर इनकम इफेक्ट विल स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज जब अब आपकी वेजेस बढ़ रही हैं तो आप अपने घंटे कम करना स्टार्ट करोगे, आप अपने घंटे कम करना स्टार्ट करोगे, तो इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा ही आपका बेसिकली वो होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा आपका पॉजिटिव होता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो अभी भी बढ़ रही है। पर ओवरऑल ओवरऑल आपको यहाँ पर ये चीज पता होनी चाहिए, इस रीजन में इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन दी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इस सिनेरियो में आप इनकम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो देन द आवर्स वर्कड। तो क्या याद रखना है, योर इनकम इफेक्ट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस वाली रेंज में आपका इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा है, और इस वाली रेंज में आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से ज्यादा है। ये प्योरली जो चीज है ना एमसीक्यूज में आती है। और लेबर मार्केट के जो 20 मार्कर्स होते हैं, अगर उसमें वेज डिटर्मिनेशन का सवाल हुआ जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो उसमें फिर आपको बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व समझाना भी पड़ता है, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व उसमें आपको समझाना भी पड़ता है। सही है? तो इसको मैं बिल्कुल अब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये लो वेज वगैरह सब मिटा दो, बल्कि इसको मैं एक अलग उसमें ही करके दे देता हूँ। सही है? सबसे सिंपल ग्राफ आपके पेपर में बताऊं क्या आएगा, ये ग्राफ आएगा। यहां पर लिखोगे वेज, यहां पर लिखोगे आवर्स वर्क, यहां पर लिखोगे ओरिजिन, एक बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बनाओगे, दिस इज सप्लाई ऑफ लेबर, इसको बीच में से ब्रेक किया हुआ होगा उसने, और आपसे पूछेगा सवाल, इस वाले पोर्शन में इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन दी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सही है? इस वाले एरिया में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, ये बस आपको रटा हुआ होना चाहिए। और इस वाले पोर्शन में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, इस वाले पोर्शन में आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, और इनकम इफेक्ट भी यहां पर पॉजिटिव होता है। क्लियर है ये चीज? कोई मसला? हाँ सन यही है। कोई भी सवाल है तो पूछो यहाँ तक, कोई सवाल है? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डील जो अब यहाँ पर आपकी आती है ना वो आती है सप्लाई ऑफ लेबर इन अ मार्केट। सप्लाई ऑफ लेबर मार्केट, अब मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल मार्केट की सप्लाई की बात कर रहा हूँ। और मार्केट की सप्लाई क्या होती है, देखो मार्केट की सप्लाई भी अगेन वर्कर अपनी सप्लाई तो खुद करता है। तो बेसिक रूल है भाई, वेजेस अगर किसी भी ऑक्यूपेशन में बढ़ेंगी ना तो एज अ वर्कर आप अपनी अवेलेबिलिटी बढ़ा दोगे, तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर किसी भी ऑक्यूपेशन में वेजेस कम होंगी ना तो एज अ लेबर आप अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दोगे, नॉर्मली तो यही देखा जाता है। तो इसका मतलब सप्लाई ऑफ लेबर विल बी एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेजेस एंड सप्लाई ऑफ लेबर। तो एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन जो है वो आपको नॉर्मल बनानी है, बेसिक वाली। बैकवर्ड बेंडिंग को आप छोड़ दो, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं अब मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो मार्केट की जब हम बात करते हैं ना तो एक अपवर्ड स्लोपिंग नॉर्मल लाइन बनती है सप्लाई ऑफ लेबर। सही है? और अब आप क्या करोगे कि एक वेज निकालोगे, वेज बढ़ेगी तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा, तो वेज बढ़ी तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर जो है वो
दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। पर अगेन ये वेज का फैक्टर है, वेज का फैक्टर हमेशा सप्लाई ऑफ लेबर पे क्या लेके आता है, मूवमेंट लेके आता है। सही है, क्लियर है। तो ये वेज का फैक्टर है, ये वेज का फैक्टर सप्लाई कर्व पे क्या लेके आता है, मूवमेंट लेके आता है। अब मुझे नॉन वेज फैक्टर्स देखना है, क्योंकि नॉन वेज फैक्टर्स वो फैक्टर्स होंगे जो बेसिकली सप्लाई ऑफ लेबर को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो नॉन वेज फैक्टर्स विल शिफ्ट द सप्लाई ऑफ लेबर। सही है। अब इसको किस तरह बनाना है, इसके मतलब फैक्टर्स क्या होंगे तो बेसिक फैक्टर्स हैं इसके भी। भाई सबसे पहला आपका फैक्टर यहां पर क्या हो सकता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई ऑफ लेबर को शिफ्ट करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर आपका यहाँ पर हो सकता है पॉपुलेशन। सही है। इफ देयर इज अ राइज इन पॉपुलेशन देन द सप्लाई ऑफ लेबर विल इंक्रीज। ठीक है, शिफ्ट करेगा। दूसरा दूसरा आपका फैक्टर होता है चेंजेस इन रिटायरमेंट एज। सही है, रिटायरमेंट एज। रिटायरमेंट एज से क्या होगा, भाई रिटायरमेंट एज अगर आप बढ़ा दोगे ना तो ऑटोमेटिकली सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी, बिकॉज लेबर जो है वो लेट रिटायर हो रहा है, लेबर फोर्स में ज्यादा टाइम तक रहेगा। फिर आपका एक और फैक्टर आता है स्कूल लिविंग एज। स्कूल लिविंग एज अब क्या होता है, भाई स्कूल लिविंग एज का मतलब है एक मिनिमम एज जिसमें एक बच्चा स्कूल छोड़ के लेबर मार्केट में एंटर कर सकता है। सही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कूल लिविंग एज को कम कर दूं, इसका मतलब एक स्टूडेंट जो है वो जल्दी लेबर मार्केट में एंटर कर जाएगा, तो इससे आपकी सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी। तो ये भी एक आपका एक फैक्टर हो सकता है। क्लियर है ये चीज। और कोई फैक्टर अगर आपके दिमाग में आ रहा हो, और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं ऑक्यूपेशंस की वर्किंग कंडीशंस भी यहाँ कह सकते हो। जैसे वर्किंग कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर किसी ऑक्यूपेशन में वर्किंग कंडीशन अच्छी है, अगर किसी ऑक्यूपेशन में वर्किंग कंडीशन अच्छी है तो वहां पर जाहिर है सप्लाई ऑफ लेबर पर ज्यादा होगी, बिल्कुल। और क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इमिग्रेशन एमिग्रेशन, यस, ये भी पॉपुलेशन के साथ ही आ जाता है। देखा जाए तो इमिग्रेशन जो है ना वो सप्लाई ऑफ लेबर को बढ़ाता है, और एमिग्रेशन जो है वो सप्लाई ऑफ लेबर को कम करता है, क्योंकि वर्कर आपकी कंट्री से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके सप्लाई ऑफ लेबर को अफेक्ट करते हैं। सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल से सप्लाई ऑफ लेबर पर अफेक्ट नहीं आएगा, डिमांड फॉर लेबर पे आएगा। तो ये इससे आपकी डिमांड फॉर लेबर पर अफेक्ट आएगा, सप्लाई पे नहीं आएगा। नॉन वेज बेनिफिट्स आप कह सकते हो, नॉन वेज बेनिफिट्स कह सकते हो। नॉन वेज बेनिफिट्स का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी ऑक्यूपेशन में नॉन वेज बेनिफिट्स अगर बढ़ गए तो वहां पर फिर सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी। सही है। एक बहुत अच्छा पॉइंट किसी ने बताया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किसी को पता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब है कितने कितनी पॉपुलेशन लेबर फोर्स का पार्ट है। इसमें वुमेन पॉपुलेशन भी आ जाती है। सही है, इसमें आपकी वुमेन पॉपुलेशन भी आ जाती है कि कितनी वुमेन जो है वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही है। जितना ज्यादा आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा ना उतनी ज्यादा सप्लाई ऑफ लेबर होगी, क्योंकि देखो इकोनॉमी का हर बंदा लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होता है। सही है। जब हम मैक्रो में अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे ना तो वहां हम ये चीज पढ़ेंगे कि नॉट एवरी वन इज पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। अगर एक कंट्री की लेबर पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है ना तो इससे वजह से आपकी वो बढ़ सकती है। अब इसमें से कौन से फैक्टर्स शॉर्ट रन है, कौन से फैक्टर्स लॉन्ग रन है, ये आप खुद डिटरमिन कर सकते हो। जैसे देखा जाए, जैसे इमिग्रेशन एमिग्रेशन इज लॉन्ग रन। सही है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज लॉन्ग रन। तो काफी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई ऑफ लेबर को चेंज करते हैं इन द लॉन्गर रन। पॉपुलेशन इज लॉन्गर रन। सही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। और अगर इसको मैं बिल्कुल ग्राफिकली देखूँ ना, तो ग्राफ बनाना इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। आप बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे वेजेस, फिर यहाँ पर लिखोगे क्वांटिटी ऑफ लेबर। हेल्थ केयर एक फैक्टर नहीं हो सकता, थोड़ा अजीब सा फैक्टर है। उसको अगर आप एक्सप्लेन कैसे करोगे उस पर डिपेंड करता है। सही है। तो ये सप्लाई ऑफ लेबर है। जब सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा तो राइट पे लेके जाएंगे, जब सप्लाई ऑफ लेबर कम होगा तो लेफ्ट पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ लेबर का राइट का मतलब है सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रही है, सप्लाई ऑफ लेबर लेफ्ट का मतलब है कि सप्लाई ऑफ लेबर कम हो। है ये चीज। कोई सवाल। सही है।
और सबसे लास्ट चीज जो सप्लाई ऑफ लेबर में आती है ना, वो आपकी आती है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर बेसिकली क्या होती है? इसमें बहुत फैक्टर्स हैं। जैसे अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर की बात करता हूँ ना इन ऑक्यूपेशन, तो पहला फैक्टर बेसिकली, अगर मैं कहता हूँ ना कि एक ऑक्यूपेशन की सप्लाई इलास्टिक है, तो इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब क्या है? कि जैसे ही उस ऑक्यूपेशन में वेजेस बढ़ी, एकदम से जो है ना लेबर मार्केट में लोग एंटर हो गए। और इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब है कि एक ऑक्यूपेशन में वेजेस बढ़ गई हैं, एक ऑक्यूपेशन है जिसमें वेजेस बढ़ गई हैं, फिर भी वहां पर क्वांटिटी सप्लाई ऑफ लेबर बहुत कम से बढ़ी है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी सप्लाई ऑफ लेबर इलास्टिक या इनइलास्टिक होती है? देखो, सबसे पहला फैक्टर, जो सबसे पहला फैक्टर आपका होता है ना, इट इज द क्वालिफिकेशंस, इट इज द क्वालिफिकेशन एंड स्किल रिक्वायर्ड। दूसरा फैक्टर आपका आपका होता है लेंथ ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। मैं सारे एक साथ समराइज कर रहा हूं। तीसरा फैक्टर यहां पर आपका होता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। सही है? ये तीन मेन फैक्टर्स हैं जिससे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर डिटरमिन होती है। सही है? ये तीन मेन फैक्टर्स हैं जिससे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर डिटरमिन होती है। इसका मतलब क्या है भाई? अगर मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर की ऑक्यूपेशन में वेजेस बढ़ गई, तो डॉक्टर की ऑक्यूपेशन में अगर वेजेस बढ़ेंगे ना, तो डॉक्टर की सप्लाई विल ऑलवेज बी इनइलास्टिक। क्योंकि अगर किसी भी ऑक्यूपेशन में क्वालिफिकेशन और स्किल्स रिक्वायर्ड अगर ज्यादा है ना, तो सप्लाई ऑफ लेबर वुड बी इनइलास्टिक। एकदम से लोग इस ऑक्यूपेशन में एंटर नहीं कर सकते। अगर किसी भी ऑक्यूपेशन में लेंथ ऑफ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा है, तो अगेन द सप्लाई ऑफ लेबर वुड बी इनइलास्टिक, क्योंकि आप एकदम से एंटर नहीं कर सकते। अगर एक इकोनॉमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, मेजोरिटी लोग नौकरियों पे लगे हुए हैं, आप जितनी भी वेज बढ़ा दो, एकदम से सप्लाई ऑफ लेबर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लोग ऑलरेडी नौकरियों पे हैं। अगर कोई अनस्किल्ड जॉब है, जैसे अगर जेनिटर है, नर्स है, ऐसे सिनेरियोज में क्वालिफिकेशन और स्किल कम रिक्वायर्ड है, तो क्वालिफिकेशन और स्किल कम होगी तो सप्लाई ऑफ लेबर इलास्टिक होगी। ट्रेनिंग पीरियड रिक्वायर्ड कम होगी तो सप्लाई ऑफ लेबर इलास्टिक होगी। इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सप्लाई ऑफ लेबर इलास्टिक होगी। फिर ये चीज, तो जब यहां पर आप डायग्राम बनाओगे, तो डायग्राम कैसे बनेगा? अगर आपको पेपर में इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? फ्लैटर लाइन बनाओगे। सही है? दिस विल बी अ फ्लैटर लाइन। और अगर आपको इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर बनाना है, लेट्स से, तो इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर कैसे बनेगा? इट विल बी अ फ्लैटर लाइन। सही है? मतलब यहां पर अगर आप देखो, इस ऑक्यूपेशन में अगर वेज हल्की सी बढ़ती है, तो आप देखो क्वांटिटी ऑफ लेबर कितनी ज्यादा से बढ़ रही है। तो ये वो ऑक्यूपेशन है जहाँ पर ट्रेनिंग इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, जहाँ पर क्वालिफिकेशन इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, जहाँ पर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। पर स्टीपर कर्व का मतलब है इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर के वेजेस अगर ज्यादा से भी बढ़ेंगी, तब भी क्वांटिटी कम से बढ़ेगी। इसका मतलब ट्रेनिंग रिक्वायर्ड ज्यादा है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ज्यादा है, तो इसका मतलब इस सिनेरियो में आपकी जो है वो इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर होगी। क्लियर है ये चीज? तो ये आपके जो है ना वो कुछ फैक्टर्स हैं जो इस चीज को डिटरमिन करते हैं। तो ये सारी बेसिक्स थी, और भी हमारी बेसिक्स रहती हैं, पर उन बेसिक्स के बाद जो हम चीज कवर करेंगे ना, वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं ये सब चीजें नहीं बताता ना, तो मेरे टॉपिक पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास सारे बच्चे साइंस के हैं, वरना ये ओ लेवल का टॉपिक है, ओ लेवल में आपने पढ़ा हुआ है लेबर मार्केट। सही है? कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना जा सकते हैं।